नमस्कार, सत श्री अकाल। सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है और आज हमारे साथ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं, जो इलेक्शन डेटा स्पेशलिस्ट भी हैं और पंजाब के कृषि क्षेत्र हो, मेडिकल हो या पंजाब की गवर्नेंस हो, उस पर पैनी नज़र रखते हैं। वोट फॉर डेमोक्रेसी भी आपने देखा होगा हरियाणा के इलेक्शन में जो चीज़ें आई उनको किस तरीके से उन्होंने उजागर किया, इस पर भी आज भी उस पर बात होती है कैसे वोट चुराकर और सरकार बनाएंगे। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आतंक जी। जी। और हम आपसे मुखातिब हो रहे थे, 2-3 दिन से कोशिश कर रहे थे आपसे बातचीत हो जाए फ्लड्स के बारे में। बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स पर आपके इंटरव्यूज चल रहे थे और राइट इन्फॉर्मेशन मिलना बड़ा मुश्किल काम है आज की डेट में। जब से ये सरकारें आई हैं, इन्होंने इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दिया है। पहले कभी जी कभार स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मिल जाया करती थी, मौसम विभाग की इन्फॉर्मेशन मिल जाया करती थी, इतना अब बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मिलना मुश्किल। और उसी पर फिर हम लोगों को अलग अलग जगह जाके अलग अलग आंकड़े लाने पड़ते हैं और उसको कहीं ना कहीं कंपाइल करके उनको बुनना पड़ता है और उसमें से तथ्य निकालने पड़ते हैं। आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है, पंजाब के फ्लड्स को लेकर, बाढ़ को लेकर, हड़ को लेकर। पंजाब के जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ही कह सकता हूँ, बताते हैं कि पंजाब में बहुत नुकसान हुआ है। अभी तक आधिकारिक आंकड़ा 53 से 59 जानों का है। बताया जाता है कि 13,500 से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है मौलिक वो हो चुका है। ये आधिकारिक आंकड़ा में जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो असेसमेंट चल रही है, स्टेट की असेसमेंट चल रही है, वहां से आ रहा है। क्रॉप डैमेज की बात करें तो अभी से बात हो रही थी 4,80,000 एकड़, उसमें से 91% पैडी जो है 31/8/2025 तक खराब हो चुकी है। रिलीफ वर्क जो है उसके लिए कम जी से कम 4800 करोड़ रुपए की जरूरत है। पंजाब हम्म, हरियाणा की पीआईबी की रिपोर्ट जो 31/7/2025 की कहती है कि 240.8 जो आपका आंकड़ा है वो उतना आपका खेती में यूज हो रहा है। 20,000 पर एकड़ क्रॉप लॉस, 40,000 रुपए पर एकड़ हाउस कंस्ट्रक्शन और 37,500 पर कैटल लॉस। इसकी बात की जा रही है कि इतना कैटल लॉस का जो है 37,500 रुपए एक मवेशी का या एक गाय भैंस का वैल्यू लगाई गई है। इतना लॉस तो पंजाब सरकार कह रही है कि हम अगले 40 दिन में ये कॉम्पनसेशन देंगे। और इस पर फिर प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि देखिए 1600 करोड़ रुपए सेंटर की जो इमीडिएट एड है वो हम दे देंगे, 12,000 करोड़ रुपया एडिशनल जो डिजास्टर फंड का पड़ा हुआ है सरकार के पास, तो कुल मिलाकर 13,600 करोड़ रुपए लोग ये मान के चल रहे हैं इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। ये सारा जी आंकड़ों का खेल क्या है, रिलीफ ऑपरेशंस कहां तक पहुंच गए हैं और जो इरिगेटेड लैंड है, नॉन इरिगेटेड लैंड है, सिंगल क्रॉप है, इसके बारे में सारा आपसे समझना चाहते हैं कि एक्चुअल ये फॉर्मूला कैसे अराइव होगा, किसको कितनी कॉम्पनसेशन कैसे देनी। देखिए आतंक जी, आपने सबसे पहले ये सही बात बताई है कि आंकड़ों का खेल जो था, जो हम आंकड़े देख लेते थे, नेट से ढूंढ लेते थे, सरकार के जो अधिकार आंकड़े थे वो हमें मिल जाते थे। ये मेरे पास पूरा पीछे इसमें आ नहीं रहा, पूरे के पूरे स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट पंजाब के पड़े हैं पिछले 50 साल के, तो आंकड़ा मैं देख सकता था। लेकिन पंजाब ने तो नहीं बंद किया आंकड़ा, केंद्र ने तो टोटल आंकड़ा बंद ही कर दिया। दूसरा, उसका एक स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल तोड़ दिया। कभी वो परसेंटेज में देते हैं, कभी एब्सोल्यूट फिगर में देते हैं, कभी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज देते हैं, कभी स्टेट वाइज देते हैं, कभी वो किसी तालुका वाइज देते। सो उसका मतलब जो यूनिफॉर्मिटी, जिसको एक सुरता होती है आंकड़ा में ताकि आप विश्लेषण कर सके, वो भी उन्होंने तोड़ दिया है। तो अब ये जो बाढ़ के मामला है, इसमें भी यही हमारे सामने आ रहा है। लेकिन एक बात दूसरी भी है कि बाढ़ को आंकड़ों का खेल बना दिया सरकार ने, जब बनाया भी है। इसकी बजाय कि बाढ़ की जो हकीकत है, जो ग्राउंड लेवल जीरो ग्राउंड पे स्थिति है, वो बहुत जितनी भयानक है उसको पेश कर सकते हैं। और जो भयानक पेश करने वाले हैं वो होता है जी, पंजाब तो डूब गया, मर गए, तो कुछ नहीं बचा। जो उसको कहना, ओ जी क्या है, कुछ गांव हैं उनमें कुछ आ गया, इनकी गलती है, इन्होंने खनन किया, इन्होंने जो जल प्रवाह था वो उसको रोक दिया, वहां उस इन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए हैं, तो खड्डे बना दिए, अब क्या करें इनको, इनका अपना ही कसूर है। मतलब ये दोनों तरफ दो दो एक्सट्रीम्स हैं, दो चरण में जाते हैं, सीमा में जाते हैं। एक चरण सीमा में एक तरफ में जाता है, दूसरा दूसरी में।
अब आपने एक जो ये प्रयत्न किया है कि हम थोड़ा तथ्यों को देखें, मेरे ख्याल है ये अच्छा प्रयत्न है, क्योंकि लोगों के पास जितने के भी हम इधर उधर से जैसे भी पुख्ता सोर्स से इकट्ठे कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अब आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हुआ कहता हूं कि ये बाढ़ में दो तीन बातें जो नहीं हुई, बाढ़ तो आई है, सबको मालूम है, सबको मालूम है कि 2200 गांव पंजाब का अफेक्ट हो गया, जो ताजा रिपोर्ट है, बढ़ता गया हर रोज। तो अभी 1,94,000 हेक्टेयर जो लैंड है, जिनके 4,80,000 आपने एकड़ में बोला है, वो लैंड ठीक बोला आपने, 4,80,000 अफेक्ट हुआ है। मतलब वो तो मारा ही गई, फसल ही मारी गई पूरी उसमें। तो जैसे मवेशियों की बात हम नहीं कर रहे, जैसे कितने पानी में मैरून हो गए थे, फंस गए थे, उनको निकाला, वो भी हजारों में है। जो लोग प्रभावित हुए हैं वो भी लाखों में है। तो उसका मैं ना भी जाऊं, कितनी सड़कें टूटी, कितने बिजली के पोल गिरे, कितना हमारे पुल टूट गए, कितनी हमारी नहरें टूट गई, कितने जो दूषी बंध टूट गए, कितने हमारे जो बैरेज टूट गए, वो मैं अभी नहीं गिन रहा। खेतों में क्या नुकसान हो गया वो भी नहीं गिना, कितने घर गिर गए वो भी नहीं गिन रहा। अभी मैं मोटा मोटा देख रहा हूं। तो इसमें एक तो आंकड़ों की बात है कि इतना इतना ये हो गया, इसका एक अंदाजा है। आप एग्जैक्ट तो गिनती कर ही नहीं सकते होते ऐसी सिचुएशन में, लेकिन अंदाजे आपके बिल्कुल करीब 95 90 टू 95% दुरुस्त होना चाहिए। जैसा ग्राउंड लेवल स्थिति है वही होना चाहिए, ना वो बढ़ा के बताना होता है, ना कम करके बताना होता है। उसमें जो हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने किया, आपने जो मोटा मोटा अंदाजा है वो ठीक बताया है, ऐसा ही हुआ है। अब जब मैं देखता हूं, जैसे जो नॉर्म है, क्या क्या देंगे, कैसे देंगे, कौन क्या देगा, किसमें, सबसे पहली बात ये हुई है कि बाढ़ के मामले में ना तो केंद्र सरकार ने, ना सूबा राज्य सरकार ने, ना ही बीबीएमबी ने, तीन तीन इसमें घटक हैं, वो तीनों ने इसमें 1% भी तैयारी नहीं की। वो बाढ़ के दो बड़े बिंदु हैं। एक है कि बारिश बहुत ज्यादा हुई, जो बारिश बरखा इतनी ज्यादा हुई, तो उससे जो लोगों को दोष देने वाले कहते हैं जी बरखा ज्यादा हुई, क्या करें, तो कुदरत का खेल है, और उसके कुदरत के जो विधि विधान है उसमें हम क्या कह सकते हैं। और दूसरा, इन्होंने अपना खनन कर रखा था, रास्ते रोक रखे थे, तो बात तो आनी ही थी। ये जो शहरों में बैठे हैं दिल्ली वगैरह में, जो सियासतदान पंजाब के जो विरोध में पार्टियां राज करती हैं, वो ये बोलते हैं। अब दूसरा जो एक आइए, वो तो बारिश तो हुई है ज्यादा, ही तो एक तथ्य है। दूसरा ये है, जो लोग ये वो ये नहीं देखते कि जो पानी हमारे डैम से छोड़ा गया, पौंग डैम है, तलवाड़ा में है, ब्यास दरिया पे है, और जो भाखड़ा और नंगल दो डैम है, एक्चुअली भाखड़ा नंगल बोलते हैं, दो डैम है वो, भाखड़ा और नंगल। भाखड़ा सबसे ऊंचा है, 740 फीट उसकी ऊंचाई है, भारत का दूसरा बड़ा डैम है वो। तो उसमें बहुत सी बड़ी कैपेसिटी है पानी को जमा करने की। या अगर मैं इसको लाखों जो है उसमें बताऊं, तो इसकी जी 93,400 लाख क्यूबिक मीटर कैपेसिटी है। 93,400 लाख, 93,400 लाख, 93,400 नहीं, 400 लाख क्यूबिक मीटर है। और क्यूबिक मीटर कितना होता है आप तो जानते हैं, लोगों के लिए, दर्शकों के लिए बता रहा हूं। अगर हम एक टंकी 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ाई में और 1 मीटर ऊंची बनाए, उसमें जितना पानी आएगा उसको 1 क्यूबिक मीटर बोलते हैं। तो ये 93,400 लाख क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी है गोविंद सागर की। अब देखो पानी कितना हो। उससे हमने ये अंदाजा नहीं लगाया कि इसको जरा हम इसका जो तल है पानी का, जल का तल है जो, वो जरा नीचा रखें। अब क्यों नहीं किया हमने, दूसरे, और उन्होंने छोड़ा पानी। पहले जो पौंग डैम है, पौंग डैम से पानी छोड़ा, 70,000 क्यूसिक हर रोज। और आपने क्यूसिक पानी, 70,000 क्यूसिक पानी का मतलब है कि 70,000, यानी कि 7,000 क्यूबिक मीटर पानी हर सेकंड में वहां से छोड़ा जा रहा है।
7,000 क्यूबिक मीटर हर सेकंड में, प्रति सेकंड वो लगातार छोड़ा जा रहा है। आप अंदाजा लगाओ क्या होगा। वो 21 अगस्त को छोड़ा है, 21 अगस्त से पहले उसको डैम का तल को नीचा कर देना चाहिए था, नहीं किया। अब मैं आऊंगा क्यों नहीं किया। इसी तरह जो भाखड़ा है, जो ये पौंग डैम है, इसका ऊंचाई है, इसकी जो समर्थता है, कैपेसिटी है, वो 1390 फीट की है। तो इन्होंने 1394 तक भर दिया उसको, उसकी कैपेसिटी से भी ज्यादा ले गए, 4 फीट ऊपर। इसी तरह भाखड़ा डैम की कैपेसिटी तो 1388 तक जा सकती है ना, सॉरी 1688 तक। इन्होंने 1680 पे भी, नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसा, क्योंकि डर जाते हैं कि बांध ना टूट डॉक्टर जाए। साहब, जब आप हाँ जी। फीट कहते हैं तो फीट का हम्म। मतलब अबव सी लेवल फीट या टोटल ऊंचाई बांध की? नहीं नहीं, बांध की जो ऊंचाई ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल से? ग्राउंड लेवल से बांध की ऊंचाई 740 फीट है। ठीक। सो उससे जो इन्होंने, मैं जब बोलता हूं कि 1680 वो फीट का मतलब, क्योंकि ऊपर से हम पूरा, तो ऊपर से तो नहीं उछालना होता ना, उसकी एक कैपेसिटी बनाई हुई है कि इस लेवल तक ये जाएगा, इससे आगे नहीं लेके जाना। तो जो 1680 पे लेके जाना था, 88 पे ले जा सकते, वो 1680 पे छोड़ दिया। तो इस रूप में हम या तो डर में या ज्यादा भर के उसको गड़बड़ करते हैं। अब जो मैं देखता हूं, जब भाखड़ा और ब्यास दोनों से पानी छोड़ दिया, पौंग डैम से और भाखड़ा डैम से, वो पानी करीब करीब 2.25 लाख क्यूसिक छोड़ा गया, जब टोटल हो गया। क्योंकि 95,000, 70,000 का बढ़ता बढ़ता 95,000 पे चला गया पौंग डैम का। बाकी भाखड़ा का पहले कम था, फिर ज्यादा वो बढ़ा दिया। तो अब 2 सवा 2 लाख क्यूसिक पानी हर सेकंड में जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कितना पानी। और जब पानी ऐसे छोड़ते हैं तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होता है। तो उसके कारण ये बाढ़ आई है कि आपने इतना पानी छोड़ दिया। कुदरती जो नेचुरल रेन हुई, उससे बाढ़ आती, लेकिन इतनी जोर नहीं आती थी, इतना नुकसान नहीं करती थी, क्षति नहीं करती थी। जो हमारी धान की फसल है उसको इतना नुकसान नहीं करती थी, मवेशियों का नुकसान नहीं करती थी, मनुष्य जाने शायद ना जाती इतनी। तो जो हमारी संपत्ति को नुकसान किया है, जो स्टेट की है, लोगों की है, वो भी, क्योंकि पानी ज्यादा आ गया। एक और एक 211 वाली बात होगी। उस बाढ़ को तो हम सामने लेते, जो संभाल लेते, जो कुदरती थी, लेकिन जो इन्होंने मैनमेड ज्यादा बड़ी बना दी, उससे ज्यादा बड़ी बात हुई है। अब दूसरा इसमें ये है कि मैं जब देखता हूँ कि ये बाढ़ आ गई, हम बोलते हैं इतने पशु, इतने, आपने बोल ही दिया, मैं आंकड़े दोबारा नहीं जाऊंगा, क्योंकि बार बार उसमें आंकड़ों में जाने का कोई उतना फायदा नहीं होता। अब क्या हो रहा है, अब जब उसका अंदाजा लगाते हैं, मैं तो जुदा जुदा अंदाजे जब लगाता हूँ नुकसान के, तो वो 20-25 हजार करोड़ से कम नहीं है। उसका कारण ये है कि करीब 25-26 सौ करोड़ का तो हमारा धान ही चला गया। अब धान की फसल तो पकने पे आई हुई थी, वो तो कुछ दिनों में उसका कटाई होनी थी। तो वो पूरी की पूरी जो धान की फसल है वो पानी में डूब गई। तो अब जो हमारी कपास है वो भी काफी नजदीक थी पकाई के, टिंडे आए हुए थे उसके। और वो अब दिल्ली वालों को क्या सुना है, उनको तो कई दफा ये नहीं पता होता है ये कपास का टिंडा है। बात सही बात बताता हूँ, मैंने साइंटिस्टों को देखा है भाई। तो वो भी नजदीक थी। गन्ना जो है हमारा शुगर के, तीसरी बात, तो वो नवंबर में आ जाता है, वो भी नजदीक, दशहरे के बाद गन्ना शुरू हो जाता है। तो इस रूप में पूरी की पूरी हमारी जो ये 3 फसलें और चौथी मक्का है, 4 हैं, बाकी चारा वगैरह है, थोड़ा बहुत है, वो इतना ज्यादा नहीं है, सब करीब करीब खत्म हो गया है। पानी मतलब जलमग्न जब हो गया, जहां जहां तक पानी आया हुआ था, अब बताइए फसल क्या करेगी, इतना पानी भरा हुआ है खेतों में। तो बंदे, धूसियां टूट गई। और हमारा एक बहुत बड़ा 1857 का बना हुआ है वो बैरेज, रावी का, माधोपुर हेडवर्क्स हम बोलते हैं उसको, तो वो टूट गया, पानी में बह गया। इन्होंने जो डैम सेफ्टी एक्ट तो बनाया हुआ है, उसमें बैरेज भी शामिल हैं, लेकिन वो अब बोलते हैं ये तो जी पंजाब के कंट्रोल में है। आपने जो एक कानून बना दिया 2022 में कि सब डैम हमारे कंट्रोल में है,
तो कानून कहाँ है? या तो फिर कानून को खत्म कर दो। ये सब बातें ना, जब कोई नुकसान हो जाए तो दूसरे को दोष दो, जब कोई फायदा हो फिर बोलो हमने किया। ये बात जो हमारे सियासतदान में आ गई। ठीक है, राजनीतिज्ञों ने बहुत कुछ करना होता है, लेकिन कुछ जो एथिक्स है, नैतिकता, मैंने वो राजनीतिक नेता देखे हैं जो नैतिकता से नीचे नहीं जाते थे। बाद में अब एक तो राज्य सरकार तो का तो जो है गड़बड़ है ही है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन जो बीबीएम भी है, उसका चेयरमैन तो बोलता है मेरा तो कोई कसूर नहीं, ये तो मैं तो बहुत, वो तो दूध होता बन रहा है। और जो हमारी केंद्रीय सरकार है वो भी दूध होता बन रही है, और बल्कि दूध होता ही नहीं, दानी बन रही है कि हम तो आपकी आपदा में सहायता करने आए हैं। मेरे को ये ऐसे मालूम होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं ना, आपदा को अवसर बनाओ, प्रधानमंत्री अब इस आपदा को भी अवसर बना रहे हैं। अब मैं पहले बीबीएमबी की बात करूं, फिर प्रधानमंत्री की बारी करूं, क्षति बारी। बीबीएमबी ने, चेयरमैन ने, जो वो बीबीएमबी ने बोला है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। बीबीएमबी के चेयरमैन ने बोला कि जी मेरे को पानी छोड़ने नहीं दिया पंजाब ने, अगर मैं पानी पहले छोड़ देता, मेरे को ये इजाजत दे देते, तो ये तल 4 फीट नीमा रह सकता था, नीचे रह सकता था। ये बीबीएमबी का चेयरमैन मिस्टर मनोज त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है। ये कोई ऐसे बात नहीं की, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है। हाँ, वो दूसरी बात है कि पहले दिन उसने 4 फुट वाला तल नीचा हो सकता था, दूसरे दिन कहने लगा 3 फुट हो सकता था। अब मेरे को मालूम नहीं है कि वो चेयरमैन का अंदाजा इतना 25% गड़बड़ कैसे हो गया। या तो पहला गलत या दूसरा, दोनों में एक ही ठीक हो सकता है दोनों ही गलत हो। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अंदाजा कि वो ऐसे ही बोलना है। अब मेरा इस पे एक सवाल है आतम जी, मैं 2 मिनट आपसे चाहूंगा, क्योंकि बहुत ये जो सवाल है इसका बहुत ही महत्व है हमारे लिए, पंजाब के लिए तो, वैसे देश के लिए भी है। कैसा है कि बीबीएमबी पे एक बोर्ड बना हुआ है जो इसका नियंत्रण करता है। बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन है। हमारा जो पुनर्गठन कानून बना 1966 का, 1/11/66 को, 1 नवंबर को, उसकी सेक्शन 78 है, 68 है, 78, 79, 80, उसके अंडर पूरे का पूरा इसका जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार के पास है। बोर्ड अब उसके पास है, पहले बोर्ड हमारे अंदर था। ठीक हो गया। अब उसमें हमारे मेंबर होते थे। अभी पिछले ये सरकार ने पिछले 2-3 साल से हमारे मेंबर भी निकाल दिए। ये कहते हैं जी आप उसका जो पावर का मेंबर था वो आता था पंजाब से, जो इरिगेशन तक का था वो हरियाणा से आता था। सॉरी, इरिगेशन का हमारे से, पावर का हरियाणा से। इन्होंने नहीं नहीं, हम तो ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्ट करा करेंगे। ऑल इंडिया लेवल सिलेक्ट करने का मतलब पंजाब का नहीं लेना, मतलब ये। अब वो ही नहीं है। अब क्या हुआ, दूसरी बात जो हमारे दर्शकों को जानने के लिए जरूरी है कि बीबीएमबी में जो भी गोविंद सागर से पानी रिलीज होना है वो बिजली के लिए होना है। ये डैम बनाया पावर के लिए, हड़ रोकने के लिए। तो ये सिंचाई इसका सेकेंडरी काम है, प्राइमरी काम इसका पावर जनरेशन है। तो पावर जनरेशन के लिए पानी छोड़ना है। दूसरी बात क्या है कि बीबीएमबी में पंजाब को जो पानी है 17.17 MF फालतू पानी है जो, उसका हमें तो मिलता है 4.8, राजस्थान को जा रहा है 8.6, बाकी दूसरे स्टेटों को। हरियाणा को तो राइट ही है, अधिकारी है वो तो, क्योंकि पंजाब हरियाणा इकट्ठे थे। अब दूसरा जो यहाँ पावर पॉइंट है, जो पावर हाउस है, एक पावर हाउस से राजस्थान को 58% बिजली जा रही है, पंजाब को उससे केवल 25% मिल रही है। पंजाब को भाखड़ा से भी केवल 38 के 40% बिजली मिल रही है। अब इससे परिवर्तन चलाई हुई, हमें पानी भी कम मिल रहा है, बिजली भी कम मिल रही है, लेकिन बात तो हमारी आ रही है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि इसका पानी का बंटवारा, कोई बीबीएम के कानून बने हुए हैं, उनमें लिखा हुआ है कि कैसे कैसे पानी बंटना है। वो बंटा हुआ है, पानी पहले ही बंटा हुआ है। भले ही हम उस पर हमारा एतराज है कि जी हमें कम दिया है, लेकिन जो भी दिया है वो बटा हुआ है, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। अब वो बटे हुए पानी को बीबीएमबी में लिखा हुआ है कि दी बीबीएमबी इज परमिटेड टू कैरी आउट दी मेजरमेंट्स ऑफ वाटर एंड
make arrangements for release of water in accordance with the share of each state. अब हमने उसको मेजरमेंट के मीन लेवी कितना पानी है, जितने परसेंट हमारा शेयर है उतना पानी हमारा है, जितना हरियाणा का वो हरियाणा का, जो दिल्ली को जाना जो भी है वो जायज है नजायज है उसमें मैं नहीं जा रहा, उसने उतना उतना पानी छोड़ना है, बस उसका ये काम है। वो मेरा जो शेयर है वो आपको नहीं दे सकता, आपका शेयर मेरे को नहीं दे सकता। हाँ, हमारी सहमति हो, हम बोले चल कोई बात नहीं यार हमारा भाई है दे दो, वो दूसरी बात है, ठीक हो गया। अब हरियाणा ने 1 मार्च तक अपना पूरा का पूरा जितना पानी उनका था शेयर, ये 21 मई को पानी का शेयर बांटते हैं हर साल। उसने अपना जो पानी का शेयर था वो 1 मार्च तक खत्म कर दिया। जब उसका अपना शेयर खत्म हो गया तब उसने पंजाब को बोला, बीबीएमबी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शेयर तो हमारा लेना ना, कि भाई हमारे पीने को पानी दे दो। तो हरियाणा में 150 लीटर प्रति व्यक्ति पानी गिनते हैं हम, मवेशियों के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, रसोई में काम करने के लिए, पीने के लिए, सब कुछ गिन के 150 लीटर पर पर्सन, चाहे वो छोटा बच्चा भी है, कि एवरेज निकाली हुई है पूरी अंतरराष्ट्रीय संसार में। उस हिसाब से उनको 1700 क्यूसेक पानी चाहिए था इस काम के लिए। अब हमने उनको 4000 क्यूसेक का इजाजत दे दिया कि हमारे जो भाग है, हमारा जो हिस्सा है, उससे 4000 हरियाणा को क्यूसेक पानी दे दो। अब वो देते रहे। 24 अप्रैल को आके उन्होंने बोला, 23 अप्रैल को, कि हमें 4000 नहीं 8000 पानी दे दो, 4000 और दे दो। तो हमारी सरकार ने, मैं इसकी वैधता ना वैधता में नहीं जा रहा, हमारी सरकार ने बोला नहीं, हमने, और उन्होंने बोला हमें पीने के लिए चाहिए। तो हमारी सरकार को भी एक बहाना मिल गया कि भाई पीने के लिए तो आपको 1700 क्यूसेक चाहिए, हम तो पहले ही 4000 क्यूसेक दे रहे हैं। हमारी सरकार ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। अब बीबीएमबी ने उस पर मीटिंग बुला ली। जो आपका शेयर है उसमें वोटिंग का कोई राइट नहीं है कि हम वोट डाल के फैसला करेंगे, वोट तो उनकी ज्यादा दूसरों की, हमारा शेयर देने में थोड़ा वो कर सकते हैं। तो उन्होंने फैसला करने की कोशिश की, तो हमारे जो मेंबर थे उन्होंने डिसेंट दे दिया, असहमति दे दी। मैं छोटी सी बात में खत्म कर रहा हूं। तो उसके बाद बीबीएमबी ने केंद्र के बारे में बात फेंक दी। केंद्र के जो गृह मंत्रालय है उसने मीटिंग बुला लिया, 2 मई को उसने मीटिंग बुला लिया। जब केंद्र ने मीटिंग बुलाया तो वहां हमारे जो इरिगेशन के, सिंचाई के स्कत्तर हैं वो गए, जो इंजीनियर हैं वो गए। तो उन्होंने जब सबने, सभी उनके भी आए, हरियाणा के भी, बाकी भी आए, तो उन्होंने बीबीएमबी का अपना रिप्रेजेंटेशन, तो उन्होंने, गृह मंत्रालय ने देखा भी इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो पंजाब तो ठीक है, तो उन्होंने बोला अपना झगड़ा खुद ही निबेड़ो। उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। अब इसने बोला जी हमने तो 28 अप्रैल को एक मीटिंग करी थी, हम तो पानी छोड़ेंगे, ये धक्के से पानी छोड़ने लगा। बीबीएमबी का चेयरमैन, वहां फैसला हुआ नहीं, दोबारा फैसला होया नहीं, तो इस हुआ नहीं, तो उसने आके पानी छोड़ने का फैसला कर लिया, जहां तो वहां तो फैसला हुआ नहीं, लोगों को गुमराह कर रहा था। और कोशिश की उसने छोड़ने की, तो हमारे सीएम चले गए पुलिस वगैरह लेके कि हम नहीं छोड़ने देंगे। उसके बाद बीबीएमबी के चेयरमैन ने कोर्ट में केस डाल दिया, हाई कोर्ट में, 5 मई को या 6, हाँ 5 मई, 6 या 7 मई को उसका फैसला हो गया कि भाई बीबीएमबी के चेयरमैन को ये इजाजत है, वो पानी अपनी मर्जी से छोड़ सकता है। तो उसमें भी कहने की बात है, भारत सरकार के जो नुमाइंदा, जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो इनके एमपी भी रहे हैं, चंडीगढ़ में है, तो उन्होंने बोला देखिए जी अगर इनका झगड़ा है ये भारत सरकार पे जाए। और बोलना पड़ रहा है मेरे को, माननीय हाई कोर्ट ने भी ये नहीं देखा कि भाई पानी बांटने का तो झगड़ा ही नहीं है। जब हमने केंद्र के पास जाना है झगड़ा, तो पानी बांटने का होता है, जो हमारा भाग्य है पानी का उसको छीन के दे रहा है, वो ये झगड़े की कहां बात होगी। बंटवारा तो बंटवारा तो हुआ है, अगर हम बंटवारे में कोई झगड़ा हो कि आप हमें कम दे रहे हैं ज्यादा दे रहे हैं, फिर तो जाएं केंद्र के पास। बंटवारा तो हुआ है, ये हुआ। अब क्या हुआ कि उसने आके जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का फैसला हो गया, उसने पानी छोड़ने की कोशिश की, तो फिर हमारे मुख्यमंत्री चले गए कि
देखे, और कुछ लोगों ने, वहां किसानों ने भी ऐतराज किया क्योंकि किसानों की अपनी प्रॉब्लम थी। तो उससे उसने एक मानहानि कंटेम्प्ट जिसको हम बोलेंगे, सीओसीपी डाल दिया हाईकोर्ट में। वो 8 या 9 को डाला। तो इसके बीच में मैंने भी एक अर्जी, 17 पेज की अर्जी हाईकोर्ट को भेजी माननीय को। जब उन्होंने फैसला कर दिया, रजिस्ट्री करा के, एफिडेविट लगा के कि देखिए ये बातें हैं, आपने ये देखी नहीं है, काइंडली कानून की ये बात को देखने की कोशिश कर लो। वो मैंने तो चीफ जस्टिस साहब को एड्रेस की थी, मेरे को वापस भेज दी उन्होंने काफी 15-20 दिन के बाद कि जी इसने जो कार्यकारिणी प्रशासनिक विंग है उसने इस पे कुछ नहीं करना। मैंने तो प्रशासनिक विंग को अर्जी नहीं दी, मैंने तो एप्लीकेशन चीफ जस्टिस साहब को दी है। चलो, अब क्या हुआ, 11 तारीख को ये फैसला हुआ कि कोई कंटेम्प्ट का नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो राज्य सरकार है पंजाब की, उसने तो हमारे फैसले पे एतराज ही नहीं किया, उसने तो अपील भी फाइल नहीं की। इसका होता तो अपील फाइल, ये इसमें कोई वादा नहीं डालेंगे। तो उसमें उसने ये भी बोला, जब 6 तारीख के फैसले के बाद हमारे गए थे जो मनोज त्रिपाठी हैं, कि जी मेरे को बंधक बनाया। लेकिन अब उसने स्टेटमेंट ये दिया है कि मेरे को कोई बंधक नहीं बनाया, वहां स्टेटमेंट ये दी कि मेरे को बंधक बनाया है। दूसरा, उसने क्या किया कि जी 2 तारीख का मैंने फैसला, 2 तारीख का फैसला कोई नहीं, ना उसने वहां कोई नक्शा लगाया, ना माननीय हाईकोर्ट ने देखा कि भाई कोई फैसला कौन सा था जो लागू करना है, और ना ही पंजाब के किसी नुमाइंदे ने पूछा कि जनाब ये तो बता दो कौन सा फैसला लागू करना है। से गड़बड़ कर दिया साला। उससे लेकिन 11 तारीख को फिर उसके पक्ष में फैसला हो गया कि बीबीएमबी का चेयरमैन कभी भी पानी कैसे भी छोड़ सकता है। हमारी जो पावर भी थी वो भी छीन ली। फिर हमने उसका रिव्यू पिटीशन पाया, वो भी हम हार गए। फिर उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में गए, वो भी हमारी सरकार हार। अब 21 मई को तो सर्कल ही नया शुरू हो गया। ये लड़ाई जो थी पहले सर्कल की थी, अब नया सर्कल शुरू हो गया। 21 मई के बाद 21 अगस्त को पानी छोड़ा है 70,000 क्यूसेक को पौंग डैम से। इसमें 2-3 बातें हैं समझने वाली हमारे दर्शकों के लिए। 3 महीने पूरे बनते हैं 21 मई से 21 अगस्त तक। मनोज त्रिपाठी के पास एक हुक्म है माननीय सुप्रीम कोर्ट तक का कि वो जो जैसे भी चाहे, जैसे चाहे पानी छोड़ सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं, ना कोई रोक सके, ना किसी ने रोका। उसने 3 महीने पानी छोड़ा क्यों नहीं, किसने उसको रोका है? अब वो कहता है कि मेरे को पंजाब ने रोका। भाई जब पंजाब ने रोका था तब तो तू हाईकोर्ट में चला गया। अगर बाद में रोक रहे थे, 3 महीने तेरे पास थे, 3 महीने में आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? आप तो 4 दिनों में हाईकोर्ट में चले गए थे नजायज करने के लिए। अब हम नजायज कर रहे हैं, मान लो आपकी बात अगर माने, तो फिर आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? इसलिए वो गलत बयानी कर रहा है। दूसरा दूसरा मैं ये बस इस बात को तो यहीं विराम दूंगा, ये कह के कि उसने पानी झगड़ा तो था भाखड़ा बोर्ड डैम का, बताया मैंने सारा। पौंग डैम का तो कोई झगड़ा ही नहीं था। इसमें पौंग डैम में 1390 की कैपेसिटी की बजाय 1394 तक के पानी कैसे लग गया, तो इसको बताना होगा। सो इसलिए जो, और 21 अगस्त को इसने भाखड़ा डैम से धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया, वो बताया नहीं कितना छोड़ रहे हैं। पौंग डैम का ऐलान कर दिया कि 70,000 क्यूसेक छोड़ेंगे। 70,000 क्यूसेक 1 सेकंड में पानी निकलेगा उनके गेट से। 70,000 क्यूसेक, 70,000 क्यूबिक फीट पानी। 1 क्यूबिक फीट मैंने बता दिया, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर वाला। सो इतना पानी आएगा तो बाढ़ तो आएगी आएगी। फिर ये बढ़ता बढ़ता 2 लाख, 2.25 लाख क्यूबिक मीटर हो गया, क्यूसिक हो गया पर सेकंड। 2 लाख क्यूबिक मीटर पानी 2 दरियाओं में जाएगा तो वो तो फिर बाढ़ तो लाएगा ही लाएगा ना। उसके कारण बड़ी बाढ़ आई है, उसके कारण हमारी धुसी टूटी है, उसी के कारण हमारे जो है इतना जलमग्न हुआ है पूरा जो हमारी कृषि की फसलें हैं। उसी के कारण हमारे ज्यादा मवेशी, हमारे तो मवेशी पाकिस्तान में चले गए। आपको अगर वीडियो देखे ना, वो पाकिस्तान को जा रही है भैंसे हमारी। तो ऐसा हो गया, इससे हमारा बहुत क्षति होगी घरों में लोग। लेकिन इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगा, पंजाब सरकार नादार थी, बीबीएमबी तो ऐश कर रहा था, मैं बोलूंगा। और जो भारत सरकार थी वो बिल्कुल चुप थी, मूक दर्शक थी। हमारी सियासी पार्टियां जो है, राजनीतिक दलों, एक दूसरे को
दोष लगा थे, ब्लेम कर रहे थे, ब्लेम गेम थी। अकाली उनको कर रहे हैं, कांग्रेसी उनको कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, आप वाले उन सबको कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम गेम खेल रहे थे। एक अब छोटी जो है सी पानी तो कम हो एक रहा छोटी सी है। टिप्पणी आपसे चाहता हूं डॉक्टर साहब। एक खबर जी टाइम्स ऑफ इंडिया में आज छपी, और ये जी। खबर का जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूं कि डैम अथॉरिटीज हम्म, अब कहते हैं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैचमेंट एरियाज हम्म, जो रिलीज ऑफ वाटर का मानसून का होता है उसमें हमें डेटा सही टाइम पे नहीं मिला। वीकली फोरकास्ट जो थे वो ग्रोसली रॉन्ग थे, और उसका कुछ उन्होंने आंकड़ा दिया है कि आरएसडी डेटा जो है वो इन कैचमेंट एरिया का अगस्त 17 का 185 मिलीमीटर था अगेंस्ट द फोरकास्ट ऑफ 9 मिलीमीटर, अगस्त 22 39.5 मिलीमीटर था अगेंस्ट द फोरकास्ट ऑफ 7 मिलीमीटर, अगस्त 23 163 मिलीमीटर था अगेंस्ट द फोरकास्ट ऑफ 21 मिलीमीटर, अगस्त 24 को 147 मिलीमीटर रेनफॉल हुई, फोरकास्ट 18 इस तरीके से सिटी वाइज उन्होंने एक डेटा दिया है, फोरकास्ट एक्चुअल रेनफॉल परसेंटेज, कहीं 400 कहीं 500 कहीं 1900। क्या ये जो एक्सक्यूज अब आए जो दे रहे हैं आईएमडी का, क्या उनके पास ग्लोबल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेटा अवेलेबल नहीं होता है, खाली आईएमडी पे रिलाई करता है बीएमबी? देखिए, बीबीएमबी के पास सब डेटा होता है। ये जो खबर आई है, मेरे को मालूम था कि ये आएगी। मेरे से चर्चा भी कहीं ना किसी लेवल की हुई थी, तो हम इससे सहमत नहीं है। क्यों? मैं बता रहा हूं। देखिए, बीबीएमबी एक तरफ, मैं इस खबर को कुछ नहीं कहता। बीबीएमबी का चेयरमैन ये बोलता है कि अगर हमें पंजाब पानी छोड़ने दे देता तो 4 मीटर डैम नीचे आ जाता, तल पानी का। वो आंकड़ा तो दे ही रहा। वो बोलता है कि मेरे को पंजाब ने रोका, कहीं कोई सबूत नहीं दे रहा। हाई कोर्ट का फैसला उसके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस रिजेक्ट हो गया, तो वो कहीं नहीं बता रहा इसमें कि भाई करेक्शन है देखिए डॉक्टर मेरे साहब, को। 4 फीट, 4 मीटर नहीं 4 फीट आपने बताया था, 4 फीट। सॉरी, 4 फीट, 4 फीट, आई एम सॉरी, 4 फीट। तो जो 4 फीट पानी नीचे आना था, वो बोल रहा है किसी दिन, दूसरे दिन 3 फीट बोल रहा है। तो अब हमें ये देखना होगा कि बीबीएमबी का चेयरमैन क्या बोल रहा है। बीबीएमबी के चेयरमैन ने उस दिन तो बोला ही नहीं कि जी हमें तो फोरकास्ट ही रॉन्ग थी। मान लीजिए, अब अखबार में आने से तो, अब बीबीएमबी का चेयरमैन अखबार में बता रहा है, ये बात उसने पब्लिक में जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद की थी, तुम क्यों नहीं बोली? अब कैसे माने इस डेटे को? ऐसे डेटे तो हमारा चुनाव योग भी देता रहता है रोज, फिर उसमें बदल जाता है। तो ये बातें आज डेटा की, आपने सही बात बोली आतम जी, ये डेटा ही प्ले करते हैं। इधर की बोल दो, तो वो बोलते हैं किसी ने कहा चेक करना है, काउंटर चेक। मेरा सवाल है, एक प्रश्न है, मैं अखबार वाले को कुछ नहीं कहूंगा, इंटेलिजेंट लोग हैं सब, आप लोग पत्रकार तो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब बीबीएमबी के चेयरमैन ने 4-5 दिन पहले वर्क वो कर दिया, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहां बीबी के चेयरमैन के जो होंठ थे, क्या उन पे ताला लगा हुआ था? क्या किसी सर्जन ने उनको सी दिया था कि बोल नहीं पाया वो ये बात? वो तो बोलता है कि 4 फीट पानी नीचे आ जाता अगर मेरे को छोड़ने देते पंजाब वाले, इन्होंने रोक दिया। वो भी गलत बयानी है। तब वो ये भी बोल देता कि जी हम क्या करते, इतना मेटीरियोलॉजी का डिपार्टमेंट ने नहीं हमें बताया। अब मैं इस बात को दूसरी तरह से बोलता हूँ, आंकड़ों की खेल में नहीं जाता। जो आम लोग गांव में बैठे थे उनको तो पता था कि भाई जो मौसम विभाग है, हमने तो मेटीरियोलॉजी किसी को जो पढ़ा उन्हें कौन का टर्म है, और ये मौसम विभाग ने तो बता दिया था कि बहुत ज्यादा बारिश होनी है। अब कितने मिलीमीटर होनी है कितने नहीं होनी, वो तो दूसरी बात है। जब उसको बता दिया कि बारिश ज्यादा होनी है, तो पिछले साल कितनी हुई थी उससे हिसाब लगाता ना, मैं क्यों बोलता हूँ। और फिर दूसरा, इससे हिसाब लगाता कि हिमाचल में पानी बारिश कितनी हो रही है। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, हिमाचल के फुट हिल पे हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक डिप्टी कमिश्नर था, तो बहुत बड़े हाल आए थे 1995 में, जब हमारा 6,885 गांव डूबे थे। 6,558, 6558 गांव डूबे थे। तो वहां एक छह हजार आठ पुल सौ था अट्ठावन 6,858 गांव। जी। हाँ, 6,858। तो तब उस वक्त जो था एक डीसी, बहुत अच्छा था, बहुत मेहनत करता था। तो एक पुल टूट गया, वहां 10 दिन बैठा रहा, वो पुल को ठीक करवाया उसने, रास्ता वो चंडीगढ़ का हाईवे था अमृतसर को, उसको ठीक करवाया, वहां टेंट लगा के बैठा रहा।
उसने उससे पहले मीटिंग की, अपने एसडीएम सब बुलाए, उनसे पूछा कि भाई मौसम विभाग से बारिश वगैरह, कहने की मौसम विभाग ने तो कोई बताया नहीं, इतना वर्ष होने वाली नहीं। वो कहने के हिमाचल की तो पता कर लो, पानी तो हिमाचल से आएगा। अब ये जो बीबीएमबी का चेयरमैन है, क्या इसको मालूम नहीं कि हिमाचल से पानी कितना आएगा? अगर इसको ये मालूम ही, ये मौसम विभाग ने नहीं बताना, अगर इसको ये मालूम नहीं कि वहां से कितनी गार आती है, कितना हर साल आता है, तो फिर चेयरमैन का है का भाई, फिर ये इतनी गप्पे क्यों हाँकता है? तो ये चेयरमैन कसूरवार है, ये चेयरमैन ही ऐसी बात। दूसरी बात मेरी ये है, सबको ही समझ सकते हैं, जिस दिन चेयरमैन 5 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पूरे प्रेस में और चंडीगढ़ में बता रहा है, तब उसने ये बात क्यों नहीं बोली? इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसको डेटा मालूम था। अब वो ही इज प्लेइंग विद द फिगर्स, मेरे को फलां का नहीं मालूम था, मेरे को फलां ने बोल दिया, मेरे को गुरदासपुर जिले वाले ने बोल दिया, मेरे को होशियारपुर जिले वाले ने बोल दिया, मेरे को रोपड़ वाले ने बोल दिया, कुछ भी बोल सकता है। मौसम विभाग तो हर जगह पे उनकी इकाइयां हैं। सो इसलिए उसका ये विश्वास करना विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उसने पहले बताया ही नहीं है। अगर उसने वो बोलता है जी मेरे को पता मालूम नहीं था, तो फिर अब क्या करता? अगर वो जब मालूम होता भी तो क्या करता? जब उसको ये अखबार वाले को मालूम है, बीबीएमबी के चेयरमैन को मालूम नहीं है। सो इसलिए उसका ये पूरे का पूरा एक बहानेबाजी है, ये पूरे की पूरी लोगों पे डालने की बात है, ऐसी बात कोई नहीं है। जबकि जो आपने बोला, जो इंटरनेशनल जो विभाग है, मौसम विभाग है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो तो सब कुछ बताता है। मैंने आपको जो बोला कि 52 हमने नाटक लिखे इस पे, जो पंजाबी में है, वो पढ़ लेता, सुन लेता लोगों से, पूरे ऑल इंडिया रेडियो पे नशर हुए हैं, जलंधर से, बठिंडा से और पटियाला से पंजाब में, और वो पूरी भाषाएं में हुए हैं, पूरे देश में हुए हैं, बाकियों ने भी लिखे हर भाषा में। तो ये आपदन प्रबंधन पे भारत सरकार के कुछ ऐसे मंत्रालय हैं, जो प्रसारण मंत्रालय है, कुछ ना कुछ करता रहता है, थोड़ा बहुत पैसा। तो अब जो आपका जो सवाल है सही है। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, थोड़ी सी बात मैं सुन, अब आगे, पहले तो उन्होंने हमारे लिए संवेदना भी व्यक्त नहीं की। उनको नेपाल की चिंता थी, उनको अफगानिस्तान की चिंता थी, वो कभी यूक्रेन का जंग भी रोकने को तैयार हैं कि मैं तो उसको पुतिन को बोल दूंगा कि जंग रुकवाए हैं। वो इसराइल के लिए भी बातें करते रहते हैं, लेकिन उनको पंजाब के लिए वक्त नहीं था ये बोलने का कि बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन कुदरत का क्या करें, हम कोशिश करेंगे कि हम इनके साथ हैं, इतने बोल देते ना, नहीं बोलते। वो तो आम इंसान से, वो तो कहते हैं मैं रब का दूत हूँ, भगवान का दूत हूँ। वो तो इंसान से भी नीची बात है। यहाँ का है ना, वो यहाँ आए हैं, फिर आके वो मीटिंग करते हैं, देखते हैं 1600 करोड़ रुपए का पैकेज प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से देते हैं, और बोलते हैं साथ ही के 12,000 करोड़ आपके पास है, उसको भी आपदा प्रबंधन का, उसको आप यूज कर लेना। अब मैं दो इसके दो छोटी बात, हमारा जो मंत्री है उसने बोला कि जी 1600 करोड़ कम है, तो उसको बोलते हैं आपका हिंदी समझ नहीं आती? ये तरीका है बोलने का। मेरे को कहने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, अब क्योंकि वो ऐसे प्रधानमंत्री को तो चाहिए थोड़ा शांत रहना, कोई बात नहीं करेंगे। आपने 1600 करोड़ दे दिया, हम ये को बोलते हैं आपने कि बकरी ने दूध दिया मींगने घोल के, ये मींगने घोलने वाली बात है। आप आराम से बोल दो कि भाई 12,000 करोड़ आपके पास है मंत्री जी, और जरूरत होगी कोई बात नहीं, हम बैठे हैं। डॉक्टर साहब, इसलिए आज, एक हाँ सवाल जी, मेरा आपसे है बोलिए। इम्पोर्टेंट। एक जी होता है बोलिए। नोशनल लॉस, एक होता हाँ, है रियल लॉस, एक्चुअल लॉस। या नोशनल लॉस जो फाइनेंस कमीशन है, वो हम्म कॉम्पनसेशन कैसे अराइव करता है और एक्चुअल लॉस कैसे डिटरमिन होता है, ये जो डिफरेंस है 13,000, हम्म 20,000, 25,000, ये तो हम हम्म बात करते रह जाएंगे, कोई फिगर अराइव नहीं होगी। मैं आपसे एक हम्म साइंटिफिक टर्म समझना चाहता हूँ, नोशनल लॉस, एक्चुअल लॉस हम्म। और उसका कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म, ये जरा समझा हाँ, दीजिए। मैं अभी बता देता हूँ। ये जो ये फाइनेंस कमीशन है, जो वो डिसाइड करता है, ये पूरे उसके कागज है, कैसे आपदा फंड को प्रबंध किया जाता है, कैसे कॉम्पनसेशन तय किया जाता है, किस किस आइटम का कितना कितना पैसा देना है, इसमें लिखा हुआ है। मैं बता भी देता हूँ, फिर मैं फार्मूला बताऊंगा। जैसे इन्होंने लिखा है
कि कच्चा हाउस अगर गिर जाए तो 95,000 पर हाउस इन प्लेन एरियाज, सिवियरली डैमेज्ड हाउस 1,01,900, और ये है जो पक्का अदर देन हट्स 5,200 पर हाउस। तो इसमें जो है कच्चा अदर देन उसका 3,200। तो उसके आगे लिखा है कैटल शेड, उसका 2,100। तभी तो मैं ये नॉर्म था। इसमें जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स 6,800, और ये वो पूरी इरीगेटेड एरिया, ये नॉन इरीगेटेड में है। इरीगेट में 13,500 पर हेक्टेयर, और पीरियड क्रॉप जो जान के एक साल में एक दफा होती है, जैसे हमारे तो ये शुगर केन 13,500 पर एकड़, पर 13,500 पर एकड़ पर हेक्टेयर, इरिगेटेड लैंड पर क्रॉप, पर हेक्टेयर, पर पर हेक्टेयर, हेक्टेयर। पर हेक्टेयर इरिगेटेड लैंड पर क्रॉप, पर क्रॉप। हाँ, हाँ। जी जी। तो इसमें इसी तरह जो है जो पीरियड क्रॉप है, यानी कि साल जी में होती है, उसके लिए 18,000 है। उसका 18, क्योंकि सिंगल क्रॉप है वो। हाँ, सिंगल और क्रॉप नॉन होती है। इरिगेटेड इस लैंड का आपने बताया था 8,000 रुपए पर हेक्टेयर। ना 6,800। 6,800, ठीक है। ठीक। तो इसी तरह सब्सिडी वगैरह का है। इसी तरह इसका जो भैंस है, भैंस का, गाय का, ऊंट का, याक का, मिथुन का, क्योंकि पूरे देश के लिए है, तो उसका 30,000। 30,000। जो अ, बकरी है, भेड़ है, सूर है, सुअर, उसके लिए 3,000। इसी तरह जो ऊंट है, घोड़ा है, बैल है, उसके लिए 25,000। जो कट्टू है, खच्चर है, जिसे टांगा वगैरह खींचते हैं, उसके लिए 16,000। इस तरीके से ये है। पोल्ट्री में 50 रुपये पर बर्ड, आप अंदाजा लगा लो कैसे है। सो उसमें फॉर्डर के ये 75 रुपए, ये पूरा। एक्चुअल लॉस क्या करते और हैं? सड़कों का, और दो सड़कों बातें का हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का पर हाँ, किलोमीटर का मैं कोई। बता देता हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ। सड़कों में उन्होंने बोला है कि जी 1 किलोमीटर सड़क को ठीक करने के लिए हम 1,00,000 रुपया उन्होंने रखा हुआ है 1 लाख बताया इसमें। आपने, 1 लाख बताया था एक जी। लाख जी। हाँ, 1,00,000 ही है। मैं यहाँ जी कहीं ये देखने की कोशिश नहीं कर नहीं, रहा था आपने कि बताया मेरे था को 1 लाख की, मेरे पास फिगर है वो। हाँ, जी हाँ। जी। तो अब 1,00,000 से 1 किलोमीटर सड़क का कोई मेरे को बताए कि उसमें तो मिट्टी भी नहीं डल सकती। सड़क को ठीक सर करने की जो हमारे बात यहाँ है। जो एलिवेटेड हाईवे बन रहे हैं 25 करोड़ से शुरू होते हैं, 250 करोड़ रुपए किलोमीटर पे जाते हैं। बस यही बात है। इसमें ये है कि वो एक हमारे बोलते हैं, जो गरीब की जो है अच्छी झोटी, अच्छी मध्य भी मर जाए, भैंस भी मर जाए, तो बोलते हैं ये तो उजाड़ा करती थी। और अमीर का जो कट्टा भी मर जाए, जो किसी काम नहीं आता, उसको बोलते हैं ये तो पंच कल्याणा था, बहुत ही किस्मत वाला था, तो ये तो मरना नहीं चाहिए था। तो उस रूप में तो इनका अपना एक तौर तरीका है, उसको तो हम देखती हैं। ये आगे। लो, डैमेज स्कूल बिल्डिंग 2,00,000 रुपया। और बिल्डिंग 1 कमरे की है, 5 कमरे की है, 10 कमरे की है, प्राइमरी है, और कुछ है। इसी तरह इन्होंने बोला प्राइमरी हेल्थ सेंटर अप टू ये अप टू है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2,00,000 है, कम भी नहीं। इसके आगे है जो पंचायत घर, उसके लिए भी अप टू 2,00,000। स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 1,00,000 पर किलोमीटर। रूरल रोड ब्रिजेस, उसके लिए 60 लाख ही है पर किलोमीटर, 60,000 सॉरी, 0.6 लाख। ड्रिंकिंग वाटर स्कीम में 1,50,000 पर यूनिट। ऐसे इन्होंने एक कंपनसेशन दिखा है। इससे कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात ये है जो मैं बताने के लिए कर रहा हूं, कि पूरे के पूरे देश के लिए है। अब देखिए, जो आंध्रा में, उड़ीसा में, असम में, जहाँ कहीं आदिवासी एरिया है, उसमें सड़कें कितनी हैं, उसमें स्कूल कैसे हैं, उसमें क्रॉप्स कैसी हैं, उनको उस क्रॉप की रिटर्न कितनी है, ये सब बातें। पंजाब में तो इसका बहुत बड़ा काम है। पंजाब में तो जो जीवन सत्र है, जो हमारी फसल है, उसका इनपुट्स हैं, उसका वो बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे डैम हमारे उसमें नहीं है, हमारी जो कानें हैं वो भी हमारे, खनन हमारे हाथ में नहीं है, हमारे जंगलात हमारे हाथ में नहीं है, हमारी जो रोड्स हैं, जिसको जिन्होंने इन्होंने स्टेट हाईवे बोल दिया, वो तो बिल्कुल ही हमारे हाथ में नहीं है, जबकि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े मार्ग बना रहे हैं। तो हमारी जो जमीन पे हमारा अधिकार नहीं है, अधिग्रहण कर सकते हैं ये, तो लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है। हमारा जीएसटी का, हमारे उसमें मुख्यमंत्री ने लिखा है कि 60,000 करोड़ हमारा दो, जिसमें जो 49,700 कुछ करोड़ तो जीएसटी का पड़ा है बकाया।
8,000 हमारा RDF NDF वगैरह का है। तो उसका जो है वो भी इनके हाथ में है। तो हर बात जब इनके हाथ में, हमारी जो फर्टिलाइजर देने हैं वो भी भारत सरकार के हाथ में है कि कितना फर्टिलाइजर देना, कितना यूरिया देना है पंजाब को, किस रेट पे देना है। जो फसल का दाम है वो भी उनके हाथ में है, बीज का दाम भी उनके हाथ में है, दवा का दाम भी उनके हाथ में है। तो अब हमारे हाथ में क्या है, वो पूरे देश के लिए एक फार्मूला बना देते हैं। पता नहीं कितने वो बहुत सियाने लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई हमारा कंट्रोल हमें दो। जो हमारे संविधान में जो जो फेडरलिज्म की स्ट्रक्चर थी, उस स्ट्रक्चर को आपने तोड़ दिया। अब ये जो सरकार है 11 साल से, इसने और ज्यादा तोड़ दिया बिल्कुल ही। आप हमारे जो हकूक हैं राज्यों के, वो राज्यों के पास रहने दो। आप अपना केंद्र का काम करो, हम अपना करेंगे और अपना अपन गुजारा करेंगे। दूसरा, जो हमसे आपने लिया हुआ हमारा वापस दो। हम कोई क्राइट नहीं मांग रहे, पंजाब तो लोगों को देता है। हम भारत को ज्यादा दे रहे हैं। अगर भारत ऐसे मानता है कि पंजाब कोई और है तो फिर ऐसे ही, तो हम भारत को ज्यादा दे रहे हैं, उससे लिए कम रहे। लेकिन हम खरायत नहीं ले रहे, हमारा राइट है। अगर हमारा राइट कोई ना देगा, मोदी जी को ये चाहिए कि पंजाब देश की खड़गभुजा है, पंजाब ही हर हमलावर को रोकता रहा है, पंजाब ही देश को अन्न दिया है, पंजाब ने ही, उधम सिंह ने ही जाके जनरल डायर से बदला लिया था। दूसरी बात है, जनरल डायर नहीं था, वो माइकल ऑडवायर था, जब वो जो गवर्नर था पंजाब का उस वक्त में। माइक्रो डायर। तो हमारे लोगों ने तो पूरा कामागाटा मारू भी हम नहीं किया था। पूरे काले पानी में जाएंगे आप अंडमान निकोबार में, तो आप सेलुलर जेल में देखेंगे कितने पंजाबी हैं वहां। सो हमने शीश दिए हैं इस देश के लिए। हम भी एक जुदा मांग सकते थे, अंग्रेज देने को तैयार था, हमने नहीं मांगा, हम भारत के साथ रहे। मगर हमारा कोई गुनाह है कि हमारी भाषा पंजाबी है? हमारा कोई गुनाह है कि हमारे लोग सिख लोग ज्यादा हैं? ये कोई गुनाह है? मैं पंजाबी हूं, मैं तो मान करता हूं कि मैं पंजाबी हूं, लेकिन मैं किसी उड़िया से घृणा नहीं करता, मैं हिंदी वाले से घृणा नहीं करता, मैं मलयालम से घृणा नहीं करता, मैं डोगरी से घृणा नहीं करता, लेकिन मैं तो पंजाबी हूं, ये मैं मानता हूं। सो इसलिए हमारा कोई गुनाह नहीं है, हम तो देश के लिए हर खून बहा रहे हैं। अगर हमारी प्रधानमंत्री जी हमारे 2 दफा आए हैं, मैं तुम जी सचमुच में मेरे को बहुत पीड़ा हुई हुई है। जब पहले आए तब इनके बीजेपी वालों ने इनको पुल पे रोका, पुल पे जाने की इनकी अपनी मर्जी थी। मैं खुद देखी है वो वीडियो इनकी, उनसे ऐसे गले लग रहे हैं, उसमें मिल रहे हैं। सिक्योरिटी वालों का तो नाम निशान नहीं था इसकी। इनके अपनी एसपीजी होती है, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी तो बहुत बड़ी होती है। जाते जाते बोल गए अपने प्राइम मिनिस्टर को मुख्यमंत्री को बोल देना कि मैं जान बचा के जा रहा हूं। अब आए, अब हमारे एक मंत्री को बोलते हैं आपको हिंदी समझ नहीं आती। हम ये बातें सुनने के लिए नहीं हुए। मेरे ख्याल है हमारे प्रधानमंत्री ना, हमारी जो इस तरीके से पग उतारने की बात कर कोशिश करते हैं, पगड़ी उतारने की, ये कोई बहुत अच्छा नहीं है, ये देश के बिल्कुल लिए ठीक भी कहा अच्छा आपने। नहीं है। हम तो आपदा में बिल्कुल। हैं, आपदा में आपने हमारी मदद नहीं करनी मत करो, लेकिन हमारा हक आप छीन नहीं सकते। अपने घर में भी अगर आप बच्चे की किताब नहीं लेके देंगे, और बच्चा फिर अपने बर्तन तोड़ने शुरू कर देता है, ये इनको ये गुमास्ते में नहीं रहना चाहिए कि पंजाब पहले ही आग में बलता रहा है, आप इसको मत बालो। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप देश के नेता हैं, आप पे कंधों पे देश का पूरा भार है। आप अंतरराष्ट्रीय सतह पे हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे नुमाइंदा हैं, हमारा गौरव है। लेकिन पंजाब भी कम गौरव नहीं है, पंजाब भी हमारे देश का गौरव है, सिख भी हमारे देश के गौरव हैं। अब एक गौरव का दूसरे गौरव से टकराव होगा तो फिर तो दोनों को सेक लगेगा, एक को नहीं लगेगा। टकराव मत कीजिए, टकराव करने में कोई फायदा नहीं है। आपदा में किसी को गोली मत मारो, उसकी मदद कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते तो ना करो, लेकिन गोली मार के उसके जख्मों पे नमक मत छिड़को। मोदी साहब ने भी नमक छिड़का है, और ये जो बीबीएमबी का चेयरमैन है मिस्टर मनोज त्रिपाठी, उसने भी छिड़का है। हम आपके माध्यम से बोलते हैं, पहले भी बोलते हैं, आज भी बोल रहा हूं, मनोज त्रिपाठी ने जो कुछ बोला है उसको साबित करना चाहिए। अभी उसको ओहदे से उतार देना चाहिए।
उसमें क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही बोलता है कि 4 फुट नीचे आ सकता था पानी, तो आया क्यों नहीं, वो जिम्मेवार है उसमें क्रिमिनल। क्योंकि हमारे तो 60-55 लोग मर गए, 3 लोग लापता हैं, हमारी तो इतनी फसलें जो, तो उसमें क्रिमिनल, किसी को एक्सीडेंट कर देता कोई ड्राइवर, कसूर भी नहीं होता, तब भी उसमें 304A का केस बनता है। तो मनोज त्रिपाठी पे क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए, उसको ओहदे से हटाना चाहिए, उसकी जायदाद कुर्क करके चाहे हमें पाई पाई आए, लोगों को बांटनी चाहिए जिनकी क्षति हुई है। तो तीसरा चौथा ये है, जो बीबीएमबी का जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो हमें देना चाहिए, क्योंकि अगर बाढ़ हमने फेस करनी है तो उसका नियंत्रण भी हम कर लेंगे। नियंत्रण आपके हाथ में है, और बाढ़ का जो दुख है वो हम झेल लें। ये नहीं चल सकता, ये ना ही बिल्कुल ठीक। अच्छा है, ना हमारे प्रजातंत्र के लिए अच्छा है, ना इंसानियत के लिए अच्छा है। इसलिए ही तो कृष्ण जी ने बोला था कि जिस राज में, कंस के राज में, जब पाप इतने होने लगे, चोरियां, ठगियां, डाके, उधारे, कत्ल होने लगे, तो इसलिए उस कंस को, जो कंस का वध हुआ था, जहां कंस नहीं रहा, जहां हिरणाक्ष नहीं रहा, जहां रावण नहीं रहा, जहां कोई भी राजा नहीं रहा, हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। इस आसन पे कितनी बैठ के गए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कितने आए हैं यहाँ, तो ना ही इन्होंने रहना लगातार, अभी जाने को तैयार थे, अब नहीं जाएंगे, 2 साल में चले जाएंगे, हो सकता है अभी भी चले जाएं। तो इसलिए जब आपको एक पद मिला हुआ है, उसके पद की गरिमा रखनी जरूरी है, और उस पद के हिसाब से लोगों से बातचीत करनी चाहिए। जितने बड़े पद पे आप होते हैं, उतनी बड़ी सोच होनी चाहिए। उतनी जिम्मेदारी भी आप पर होती है, और जिम्मेदारी का निर्वहन करना आपका कर्तव्य है, फर्ज है। और हम क्योंकि जनता है, हम आवाम हैं, हम सवाल पूछेंगे, उन सवालों का जवाब सत्ता में बैठे लोगों को देना पड़ेगा। देना आज की होगा। परिचर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।